अच्छा, आप पार्षद का चुनाव नहीं लड़ोगे अगला, कंफर्म एकदम? मैं पार्षद का चुनाव अगला नहीं लड़ूंगा, ये तय। तो इस पटकथा का मुख्य किरदार कौन है जो आपके खिलाफ, जो आप इसे षड्यंत्र बता रहे हो, इसका आखिर मुख्य किरदार कौन है? बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं, या फिर जो अशोक पिंताजी के समर्थक है वो लोग कहते हैं कि आपको लगातार फोन किए गए दीवार प्रकरण में, लेकिन आपने फोन रिसीव नहीं किया, इसमें कितनी सच्चाई आपकी? या फिर अंतिम बार आपके अशोक जी से कब बात हुई? कुछ चर्चाएं चल रही है सर के राजकरण चौधरी की जेब ढीली हो गई काफी इस पूरे प्रकरण के अंदर। मेरी जेब में तो ढीली हो ना। हो गया सर। ज्यादा नाराजगी किससे, अनिल जी से या फिर अशोक जी से? मेरी सरदार शहर की राजनीति में पिछले 1.5 महीनों में बहुत कुछ नया, रोचक, दिलचस्प, रोमांचकारी देखने को मिला है। इसके मुख्य किरदार हैं वो हमारे साथ में है राजकरण जी चौधरी सभापति, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ी जीत है वो दर्ज की है। सभापति जी से हम बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लब्बो लुबाब के, बिना किसी भूमिका बनाए हुए। सर, रात की सांस ले रहे हो आप? सर्वप्रथम तो आपका चैनल का और आपका धन्यवाद। और रही जो पिछले 1.5 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसमें पूरे सरदार शहर को, पूरे चूरू जिले को, पूरे राजस्थान को मामला ध्यान में है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र रचना एक अलग बात है, विपक्ष का अपना काम करना एक अलग बात है। विपक्ष द्वारा मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में दूसरी तीसरी बार इस प्रकार का घिनौना षड्यंत्र रचा गया, और हर बार उन्होंने पर्दे के पीछे या पर्दे के आगे आके मुझे हटाने का प्रयास किया। लेकिन धन्यवाद करूंगा मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे कामों पे विश्वास किया, मेरे विकास पे विश्वास किया, और ऐसी नौबत आई नहीं। सर, 30 मई वो तारीख थी जिस दिन आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। भाजपा के पार्षद थे, कुछ 30 कांग्रेस के पार्षद थे। आप उस समय, आपको कब सूचना मिली कि इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव आया? आप क्या कर रहे थे? सूचना कब मिली आपको? ये नहीं, मुझे सूचना मिली नहीं, मैं तो मेरे काम में व्यस्त था। पिछले 1.5-2-3 महीने से जो कार्य चल रहा है आप लोग देख रहे हो, पूरे शहर को सुंदर बनाने का और अपने को सड़कें चौड़ी करने का हमने जो काम किया था। कुछ समय पहले जब अतिक्रमण हटाए जा रहे थे, एक दीवार का मामला आपके सामने आया, और उस वजह से उस दीवार के धरने में जो लोग शामिल हुए, उस धरने में मेरे हिसाब से तो उसके दरमियान या उसके दौरान इस प्रकार का ये तो मेरे से लोग नाराज चल रहे थे, और उन्होंने षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र की यह चर्चा चली तो कांग्रेस ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। दीवार प्रकरण आपकी राजनीति पर भारी पड़ा। दीवार प्रकरण के चलते सब कुछ आप कहने, या तो पहले से ही पटकथा लिखी जा चुकी थी? प्रकरण कुछ था ही नहीं, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। शहर में अतिक्रमण भारी मात्रा में हटाए भी गए, रास्ते भी हमने चौड़े किए हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि समय का और मौके का इंतजार शायद हो रहा था, और जब वो थोड़ा सा मौका मिला तो उस वक्त ये पटकथा मेरे हिसाब से तो पहले से लिखी गई थी, और लिख कर उसका जो किया गया कार्य ये उसके बाद। तो सर, इस पटकथा का मुख्य किरदार कौन है जो आपके खिलाफ, जो आप इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, इसका आखिर मुख्य किरदार कौन है जो आप बता रहे हैं? देखिए, मुख्य किरदार तो सारा लोगों के सामने आ गया, जनता के सामने आ गया, प्रदेश नेतृत्व के सामने आ गया। काम करते हैं इंसान गलतियों का पुतला होता है। पार्षदों को हो सकता है मैं कहीं कुछ नहीं हो पाया हो, या कोई किसी कारणवश नाराज हो, निर्माण कार्य की वजह से कोई नाराज हो, लेकिन नाराजगी प्रकट करने का तरीका ये नहीं है। नाराजगी प्रकट करने का स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष हमारे जिले में चूरू में बैठे हैं, और प्रदेश नेतृत्व के। अगर किसी प्रकार की पार्षदों को शिकायत थी मेरे से थी तो मेरे साथ मीटिंग करते, और मीटिंग करके हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे थे 30 सालों से जो पार्टी का, अशोक जी पिंचा, जिनको हम सभी नेता मानते थे, उनको कहते, उनके द्वारा मुझे बुलाया जाता, बैठ के मीटिंग होती तो मुझे कुछ पता चलता। कब मीटिंगें हुई, कब ये रचा गया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। मैं सुबह 6 बजे आता हूँ और रात को 11-12 बजे तक अपने शहर में काम किया, और जनता ने भी देखा, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा कि जनता बड़ी खुश हो रही थी। और जो काम 70 सालों में नहीं हुआ, और आने वाली पीढ़ी की जो आवश्यकता थी रास्ते चौड़े करने की, उसमें हमें भरपूर जन समर्थन मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला। मेरे को तो ऐसा लगता है शायद उसी की पीड़ा इन बड़े नेताओं के दिल में कोई आई होगी, और ये षड्यंत्र रचा गया। जबकि समूचा कार्यकाल 4 महीने का मेरा बचा था, और इस 4 महीने में हमारा एक सपना था कि हम एक सुंदर शहर बनाएंगे। इसके अलावा न तो मेरे दिल में कोई भावना थी, न मेरे किसी के प्रति राग है, न मेरे किसी के प्रति
सर पिछले 4 सालों में कई सारे रंग हमने देखने को मिले हैं, कई सारे बदलाव सरदार शहर में देखने को मिला है। सड़कें चौड़ियों, कचरा स्टैंड का ऐतिहासिक काम रहा है। इसके अलावा सरदार शहर नगर पालिका से नगर परिषद बन गया। आप भी 3 बार जीत का जश्न मनाने में सफल हो गए। इस बार और मजबूत हुए राजकरण चौधरी पहले से। अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले जब आप चेयरमैन थे तो उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा, फिर आपके पास विश्वास प्रस्ताव आया, वो भी गिर गया, फिर 3री बार जश्न मना रहे हो। सब बहुत कम देखने को मिलता है। एक सभापति 3 बार जश्न मना रहा है। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं शायद मेरा जीवन ही संघर्षों से भरा है कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तभी मैंने संघर्ष किया। उसके बाद जो चेयरमैन का पद मुझे मिला उसमें भी आप लोगों ने देखा था और मिला। उसके बाद में हमारे साथियों ने मिलके, भाई हंसराज सिंह और उस वक्त हमारे साथ राजेश पारिक भी थे, सब ने मिलके एक 100 दिवसीय योजना बनाई थी और इस शहर का कार्य विकास करने की हमने कोशिश की। उसी के तहत कच्चा बस्ती शहर से हमने शुरू किया। मैं आपको गिनाने चलूं तो कामों की संख्या इतनी है कि समय कम पड़ जाए। हमने इतने काम शहर में किए हैं और आज भी शहर में काम चल रहे हैं। और शायद ये काम पसंद नहीं है या किस वजह से नाराजगी हुई, मुझे तो आज तक इसका पता भी नहीं चला। मैंने तो सभी पार्षदों का काम किया। जो भी पार्षद मेरे पास काम लेके आए, हो सकता है मेरे नसीब में कोई नाराजगी है तो मुझे। सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग कहते हैं या फिर जो अशोक पिंचाल जी के समर्थक हैं वो लोग कहते हैं कि आपको लगातार फोन किए गए दीवार प्रकरण में, लेकिन आपने फोन रिसीव नहीं किया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके पीछे क्या? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल ही गलत लगा रहे हैं। अशोक जी पिंचा जब लीडिंग कर रहे थे, हो सकता है कोई फोन इधर उधर कोई फंक्शन में या भीड़ में होने पे नहीं उठा हो। मुझे ऐसा आज तक याद नहीं है कि अशोक जी का फोन आए और मैं नहीं उठाऊं। अगर कभी उठा नहीं पाया तो मैंने दोबारा उनको फोन किया। लेकिन ये आरोप जो एकदम है उसका एकदम ही निराधार है। मैं उनकी बात को खारिज करता हूँ। लेकिन दीवार प्रकरण के बाद अशोक जी से बात हुई आपकी, या फिर अंतिम बार आपके अशोक जी से कब बात हुई? मेरी अंतिम बार परिसीमन को लेके बात हुई थी और जो परिसीमन खुद अशोक जी ने भी मेरी सिफारिश की थी और प्रदेश जिलाध्यक्ष जी ने मुझे काम सौंपा। सभी पार्षदों को साथ लेके हमने परिसीमन किया। परिसीमन फाइनल करते वक्त मेरी मुलाकात अशोक जी से जरूर हुई थी और परिसीमन के संबंध में हुई। बाकी जब जब भी उनके फोन आते थे हम उनको फोन को आदर सम्मान करते थे। अभी हाल ही में इस अविश्वास से पहले एक लिस्ट सूची पार्षदों के जो कामों की, जिन्होंने पार्षदों ने सूची अशोक जी को दी और जो सूची वहां से आई थी उसके निर्माण कार्य भी मैंने करीब 6-6.5 करोड़ के उनके निकाले थे। तो मेरे हिसाब से तो कोई नाराजगी होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी हुई। ये अचानक विस्फोट जवाब मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। सर ज्यादा नाराजगी किससे, अनिल जी से या फिर अशोक जी से? मेरी देखिए, नाराजगी अपनी जगह, काम अपनी जगह। हो सकता है उनकी नाराजगी, दोनों की नाराजगी एक जगह इकट्ठी हुई है। हो सकता है पर्दे के पीछे कोई और नाराजगियां जुड़ी हो। काम करते हैं तो नाराजगियां भी होती है और जिस प्रकार का काम मैंने शुरू किया उसमें स्वाभाविक है कि नाराजगियां होंगी। लेकिन उन नाराजगियों का एक जगह जमावड़ा इकट्ठा होकर ये कुछ षड्यंत्र रचा गया। और मैंने एक अपील की कि अगर पार्षदों की अंतरात्मा किसी की जागेगी तो निश्चित रूप से वो मेरा साथ देंगे। और मैं शुक्रगुजार हूं उन पार्षदों का जिन्होंने अंतिम समय में 14 तारीख को अपनी अंतरात्मा की आवाज पे अनुपस्थित रह के मेरा सहयोग किया और ये 4 महीने का मेरा कार्यकाल सुरक्षित उन्होंने बचाया। और 4 महीने में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रात और दिन करके समय कम है, काम ज्यादा है, सपने ज्यादा है। तो मैं तो सभी साथियों से अपील करूंगा मेरे साथ आए और शहर के विकास में भागीदार। 3 कांग्रेस के पार्षद तोड़ने में काम हुए, वो 3 पार्षद कौन है? जो क्या ये सोशल मीडिया की चर्चाएं जो सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो 2 दिन से चल रहा है, मैं तो ये मानता हूँ ये बिल्कुल गलत है। आपस में छींटाकशी, और आज से नहीं, यह विश्वास प्रस्ताव के पहले से सोशल मीडिया पे कुछ लोग इतनी छिछोरेपन की पोस्टें करते हैं और इतनी घटिया पोस्ट जिसका आपने सोच भी नहीं सकते कभी करते हैं, वो भी माहौल चल रहा है। और में जो लोग अपने आप को प्रबुद्धजन मानते हैं, उच्च पदों पे बैठे, उन्होंने भी गलत पोस्टें की। तो मैं तो यही कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कुछ चर्चाएं चल रही है सर के राजकरण चौधरी की जेब ढीली हो गई काफी इस पूरे प्रकरण के अंदर। मेरी जेब में तो ढीली हो ना, देखिए गलत निराधार आरोप है। सब अपनी मर्जी से आए थे। मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला। मैंने मेरी बात आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखी, राठौड़ साहब के सामने रखी और मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का, जिन्होंने पूरे जिले की वो भौगोलिक स्थिति जानते हैं, एक एक व्यक्ति को वो पर्टिकुलर रूप से जानते हैं।
उन्होंने कमान संभाली। जब उनको लगा कि चेयरमैन कहीं गलत नहीं है तो उन्होंने मेरी कमान संभाली और उनके आशीर्वाद से आज मैं इसमें बच पाया। और उन्होंने भाजपा के पार्षदों की घर वापसी कराने में जो अपना रोल किया और अपना जादू चलाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। तो कांग्रेस के पार्षदों पर किसका जादू चला? राजकरण का? अब कांग्रेस के पार्षदों का अंतरात्मा जग गई उनकी। मैं तो यही कहूंगा, उनके अंतरात्मा जगी, संपर्क तो सभी के थे और हो सकता है, लेकिन ये जो पैसे की बात है वो बिल्कुल निराधार बात है, बिल्कुल झूठी बात है। जब मैं चेयरमैन बना था तब भी ये बातें चली थी और मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मैंने किसी से 100 रुपया भी किसी को 14 पार्षद भाजपा के और 29 पार्षद या 30 पार्षद कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस से तो जब से मैं अलग हो गया, बीजेपी मैंने ज्वाइन की, तभी से इस प्रयास में थे कि इसको किस प्रकार से हटाया जाए। तो उन्होंने 2 बार काफी कोशिश भी की। और जहाँ तक पैसे वैसे की बात है, देखिए मैं इसको खारिज करता हूँ सिरे से। जब पैसे की बात आती है जब 3 कांग्रेस के पार्षदों पे जो उनके ही साथी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या फिर मैं, ये मेरा प्रश्न है कि 14 के जो भाजपा के पार्षद 14 गए थे, क्या वो पैसों के लालच में गए थे? उनकी कुछ नाराजगियां थी और उन नाराजगी की वजह से ये प्रकरण रचा। अगर वो नाराजगी मुझे समय रहते पता चल जाती तो कांग्रेस का ये कुत्सित प्रयास मैं सफल भी नहीं होने देता। इतनी काबिलियत भगवान ने मुझे दी। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में शासी की क्या भूमिका रही? इसके अलावा मधुसूदन जी ने वो भी लगातार प्रयास करे थे, उनकी क्या कुछ भूमिका रही? नहीं, प्रधान जी मधुसूदन जी का मुझे भरपूर सहयोग मिला और मैं बार बार मैंने उनसे संपर्क भी किया और एक कुशल नेता और कुशल मित्र के रूप में उन्होंने मेरी मदद की और वो आपने स्टेज पे भी देखा। और सांसद मोहट के बारे में मैं कोई शब्द नहीं कहना। अच्छा सर, नाराज की लगातार होती रहती है, अब क्या बनाने का प्रयास आपकी तरफ से रहेगा? जो पार्षद नाराज हुए या फिर पार्टी स्तर पर क्या उनके खिलाफ निर्णय लिया जाए? क्या पार्टी उनको बाहर निकालेगी या नाराजगी होगी? क्योंकि कई सारे पार्षद अब भी उसे अदालत नहीं आएंगे। देखिए, भाजपा का बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में आपस में छोटी मोटी बात होती रहती है। हमें लक्ष्य चिड़ी की आंख का है, हमें वापस पंचायत चुनाव में जाना है, नगर परिषद के चुनाव आने हैं। मैंने तो मंच से भी आपके सामने ये कहा था आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ की उपस्थिति में कि मैं तो यही कहूंगा कि भूली को विसार, बीती को विसारो, आगे की सोचो। तो सभी साथियों से मैं तो यही अपील करूंगा कि उनको वापस अपने मतभेद भुला के और बैठ के बात करनी चाहिए, मध्यस्थों के बीच में बात करनी चाहिए और पार्टी को। उस मंच के ऊपर राजेंद्र राठौड़ सख्त लहजे में थे, आपने भी सुना होगा, वो काफी सख्त थे। देखो, वो हमारे सीनियर और सर्वमान्य नेता है, वो बात कहने का उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ मामला जिलाध्यक्ष से लेके प्रदेश नेतृत्व तक के संज्ञान में है। पार्षदों को व्हिप भी जारी पार्टी द्वारा किया गया, इसलिए मुझे बोलने का कोई हक नहीं है कि उनके खिलाफ पार्टी क्या करने जा रही है, करेगी या नहीं करेगी। वो पार्टी के मामला पूरा संज्ञान में है और जो भी प्रदेश नेतृत्व निर्णय करेगा वो मैं हमारे मन। कुछ लोगों की आपके साथ नाराजगी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे सभापति जी के जो आपके इर्द गिर्द रहा करते थे, आपके साथ रहा करते थे। एक उदाहरण के रूप में हम बाबूलाल जी का नाम लेते हैं, बाबूलाल प्रजापति। अगर क्या नाराज करें, इनके क्या नाराजगी आपकी बहुत सारे पास एक उदाहरण है बाबूलाल जी, तो उनके प्रति तो मेरे जितना दुख है मैं आपको बता नहीं सकता। उसने हमेशा मेरे बेटे भतीजे के समान मेरे साथ मिलकर काम किया और मेरे घर परिवार के ऐसे संबंध थे कि निजी संबंध जिनको हम कहते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आज तक कहाँ मुझसे वो हुई, वो क्यों नाराज हुए, किसके दबाव में हुए। बाबूलाल जी प्रजापति के मेरे बहुत रिलेशन थे और इसका मुझे बहुत दुख है और जीवन पर्यंत दुख रहेगा कि जिस व्यक्ति को मैंने मेरे एकदम राइट हैंड रखा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ये जो विश्वासघात किया और मेरे पीठ में छुरा घोंपा, उसका मैं और मेरा परिवार हमेशा इस बात को। अच्छा, राजकरण जी ने भी बाड़ेबंदी में सही पनीर सब्जी खाई थी, क्या गए थे क्या बाड़ेबंदी में? आप भी पूरा बाड़ेबंदी में खेल चला उसमें? नहीं, देखिए, मैं रात में मैंने एक बार सभा में कहा था कि इस पूरे अविश्वास प्रकरण में मैंने यही पता नहीं कि मेरे पार्षद कहाँ गए, कहाँ उनको ले जाया गया और कहाँ बाड़ाबंदी। अगर कोई ये साबित कर दे एक दिन भी किसी बाड़ाबंदी में, मैंने मेरे काम का लक्ष्य रखा और सारा कुछ निर्णय मैंने प्रदेश नेतृत्व पे और हमारे आदरणीय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के ऊपर छोड़ा था और जो भी निर्देश मुझे नेतृत्व से मिला मैंने उसकी पालना की और सुबह से लेकर शाम तक मैंने मेरे कामों पे ध्यान रखा। आपने देखा कि 14 तारीख को जब मुझे पता था, 30 तारीख को मुझे पता था कि भाई आज अपने को शायद घर जाना पड़ सकता है, उस वक्त भी मैंने मेरे कामों की चिंता की
ये चिंता नहीं कि पद आएगा या जाएगा, पद आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, ये शिनारे के साथ। चूंकि समय बहुत कम रहा है, 3 से 4 महीने का समय रहा है आपके पास में, क्या प्राथमिकताएं होगी, प्रमुख वो कौन से काम जो करना चाहोगे? क्या अतिक्रमण का एक सवाल ये भी है कि अतिक्रमण जो अभियान आपने चलाया था, क्या वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर जारी रहेगा, क्या क्या उसमें क्या रहेगा? नहीं नहीं, ठंडे का तो सवाल ही नहीं है। एक अलग सी ऊर्जा मुझे मिली है एक्स्ट्रा, तो उस ऊर्जा का हम भरपूर उपयोग करेंगे और इस शहर को सुंदर बनाने में सबको साथ लेके और सबका विश्वास लेके हम अतिक्रमण भी हटाएंगे। अभियान हमारा जारी रहेगा। अब रही बात कामों की, 2 काम हमने चला रखे हैं। ये काम बैठे यहाँ से लेके स्टैंड तक की रोड का काम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, लाइटिंग का काम होना है। और उसके बाद में अब जो काम चल रहा है बहादुर सिंह कॉलोनी 5 भाई चौक से लेके ये सूर्य मंदिर तक, वहाँ भी 70% काम हो गए। सड़क निर्माण होने के बाद में वहाँ डिवाइडर और प्लस लाइटिंग का काम वहाँ बाकी है। तीसरा काम जो सबसे बड़ा मैंने महसूस किया है कि राम मंदिर जो आता है, भीड़ बुंगली बालाजी आती है, सोमनाथ मंदिर आता है, 3-3, 4-4 मंदिरों का रास्ता है और वहाँ खूब लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। वो रास्ता भी बहुत गंभीर हालात में है। तो तीसरा मेरा सपना जो है, हम कल मैंने उसका वो प्रोजेक्ट तैयार किया है और जल्दी उसकी निविदाएं जारी करेंगे। सर आप बाड़ेबंदी में नहीं गए, आप काम देख रहे थे, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि अब आपके जो पुत्र हैं अजय कुमार, जिन्हें मोटू नाम से जाना जाता है, क्या वो अब राजनीति में एंट्री करें? क्योंकि पूरी कमान उनके हाथों में रही, तो इस बार हो या उस बार, और उन्होंने सफलतापूर्वक उसको पार भी किया। क्या उनके हाल का वो राजनीति में आने जा रहे हैं अगले चुनाव में, वो देख सकते हैं फिर भविष्य में राजनीति में संभावना है उनकी? देखिए, ये सब संभावनाओं से घिरा है। मैं जिस परिवार से जुड़ा रहा, तो वही तो होगा ना विरासत जो संभाले आगे बढ़ाएगा। जिस परिवार से जुड़े रहे, उस परिवार में जो चल रहा है, और मेरे पिता की विरासत संभालने के लिए मुझे राजनीति में आया मैं, और मैंने संभाला। तो मैं ये न तो इससे इनकार करता, न मैं इसको स्वीकार करता, सभी संभावनाओं में घिरा है। जब जो परिवार राजनीतिक है तो उसमें कहने की कोई बात नहीं है कि भी वो राजनीति से दूर हटेगा, हटने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब रही तो मतलब विरासत फिर मोनू के हाथ में जाएगी? अभी तो क्या, अभी तो मैं लग रहा हूँ काम में, जब टाइम आएगा तो देखेंगे। अंतिम सर, क्या कहना चाहेंगे सरदार की जनता से, क्योंकि जिस प्रकार से आपके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, लगातार कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम सब एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जब इतने बड़े काम होंगे तो निश्चित रूप से एक मौका मिलता है उनको, कभी भ्रष्टाचार का नाम लेते वो विकास को रोकने का एकमात्र उन्होंने प्रयास किया। मेरी व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक कोई भी सरदार सर का बंदा आके अगर ये कह दे मेरे पे भ्रष्टाचार का प्रमाणित कर दे, तो मैं जो कुछ सजा वो भुगतने को तैयार हूँ। आरोपों से मैंने तो देखता आया हूँ, आरोप लगाना काम है विपक्ष का, लगाते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सभी शहर की जनता, शहरवासियों से अपील करूंगा, हाथ जोड़ के भी मैं निवेदन करूंगा कि जो समय बचा है वो समय बहुत स्वर्णिम समय अपने लिए, और उसमें मुझे सहयोग करें। और सभी साथियों से मैं यही कहूँगा कि छोड़ो पीछे की बातें और मिलकर सहयोग करो और अपने अपने वार्डों में विकास के काम करो, ताकि वापस आप लोग जाओगे। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मैं पार्षद का चुनाव नहीं लड़ने वाला, बहुत कुछ हो गया। अब 4 महीने जो बचे हैं, बकाया प्रोजेक्ट और शहर के विकास की बात करेंगे, इसके अलावा मैं कोई बात। अच्छा, आप पार्षद का चुनाव नहीं लड़ोगे अगला, कंफर्म एकदम? मैं पार्षद का चुनाव अगला नहीं लड़ूंगा, ये तय। सभापति नया मिलेगा सदा से, जो भी हो? बिल्कुल मिलेगा, नया मिलेगा। हाँ। सभापति का मैं नहीं कह सकता क्या मिलेगा, चुनाव में पार्षद का नहीं लड़ूंगा। अब रही बात तो पार्टी टिकट देगी जिनको लड़ाने में, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि प्रदेश नेतृत्व ने और मेरे पे जो विश्वास किया है उसमें खरा उतरूंगा। तो आज सबसे बड़ी ब्रेकिंग चेयरमैन साहब ने हमें दे दी है कि सभापति का चुनाव सभापति नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा नया सभापति है वो सरदार शहर को मिल जाएगा। तो कई लोगों की है वो खुशी है, वो आज इस इंटरव्यू के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि कई लोगों की उम्मीदें जग जाएगी। उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और मैं किसी का क्यों तो पक्ष करूं, क्यों विरोध करूं। पार्टी जितनी जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी मैं उतना ही काम करूं। सर, अब चूंकि चुनाव भी सर पर है और सभी का एक ही धर्म है कि टिकट कौन बांटेगा, टिकट को लेकर भी संशय है, बढ़ गए हैं। टिकट कौन बांटेगा, किसके हाथ में कमान रहेगी टिकटों को लेकर? देखो, शहर की राजनीति की करवट बदल रही है, ये आपने देखा और मैंने भी देखा। अब रही बात टिकट की, टिकट बांटना पार्टी का काम है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये
कि जो भी पार्टी को आगे लीड करते हैं। इसमें फिर भी सर स्थानीय नेता फीडबैक तो लेते हैं ना, कि फीडबैक तो लेंगे से ये आप सभापति रही तो आप फीडबैक पार्टी लेगी, तो कौन उसमें कौन होगा कि इसकी चलेगी देखिए, इसकी चलेगी, होता है ऐसे सवाल? भारतीय जनता पार्टी के नियम कानून सिस्टम अलग हैं। हम तो हमारे नेता राजेंद्र जी राठौड़ के काम में निर्देशन में काम कर रहे हैं, और राठौड़ साहब या प्रदेश नेतृत्व मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे और उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूंगा। और रही बात टिकटों की, टिकटें कोई भी बांटे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि भी सक्षम व्यक्ति को, जिताऊ व्यक्ति को, टिकाऊ व्यक्ति को टिकट दी जाए, और वापस हम मेहनत करके चुनाव लड़के, पार्टी संगठित करके, और वापस ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगला सभापति बीजेपी का ही आएगा। ये हम मिलकर प्रयास करें। तो चलिए, ये सभापति राजकिरण चौधरी थे जिनका कहना है कि अगला सभापति बीजेपी का आएगा। हालांकि 3 से 4 महीने हैं, उसके बाद चुनाव होंगे, तस्वीर साफ होगी कि क्या इस बार जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध आया, फिर उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव पर जीत दर्ज की, क्या एक बार फिर से जनता का इन्हें आशीर्वाद मिलता है, क्या फिर से भाजपा का सदस्य में बोल्ड बनता है, ये देखने वाला सवाल